सुजाता का स्वभाव बहुत ही दयालु था। वो भले ही गरीब थी, फिर भी वो लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। पर सुजाता को लोगों की मदद करते देख उसकी सास जानकी का मुंह बन जाता था। सुजाता, ये सुबह सुबह रोटियां किसे खिलाने ले जा रही है? माँ जी, वो सामने नीम के पेड़ के नीचे कल रात से एक बीमार बूढ़ी अम्मा भूखी बैठी हुई है, उनसे चला भी नहीं जा रहा, तो उन्हें 2 रोटी खिलाकर ये बुखार की गोली दे रही थी। रोटी और दवाई तो तू देकर आ जा, पर इन सब का तुझे कोई फल नहीं मिलने वाला। हम कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं और कल भी गरीब ही रहेंगे। बल्कि तू ऐसे रोटियां बनाकर दूसरों को खिलाकर अपने घर में ही अनाज कम कर रही है। तू तो ऐसे करती है जैसे तू बहुत लखपति हो। ये तो वो कहावत हो गई, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। माँ जी, मैं व्यर्थ का दिखावा नहीं करती हूँ। मैंने रूखी सूखी रोटी बनाई है, वही अम्मा को दे रही हूँ, कोई पूरी पकवान नहीं बनाए। अक्सर ही सुजाता का मन अपनी सास के तानों के कारण बहुत खराब रहता था। सुजाता का पति मोहन गांव के सेठों के खेतों पर नौकरी करता था, जिसके उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। फिर भी सुजाता के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था, क्योंकि वो भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी और सदैव अच्छे कर्म करती थी। एक दिन सुजाता अपने दोनों बच्चों ज्योति और मोनू के साथ बाजार से लौट रही थी। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी टमाटर से भरी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और टमाटर की भरी हुई गाड़ी पलट गई। उस समय सड़क पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी गाड़ी उलट गई। इतने टमाटर अकेला कैसे गाड़ी में वापस भरूं? घबराओ नहीं बाबा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ज्योति, मोनू, चलो बच्चों, जल्दी जल्दी इनके टमाटर वापस गाड़ी में रखवा देते हैं। टमाटर सड़क पर इधर उधर दूर दूर तक बिखर गए थे। सुजाता ने अपने बच्चों के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी के सारे टमाटर बटोर कर जल्दी जल्दी गाड़ी में वापस भरवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने तो सारे टमाटर गाड़ी में वापस भरवा दिए। मैं तो अकेला इतना सब कर ही न पाता। मैं तो बहुत घबरा गया था। मुझे ये सारे टमाटर शहर की मंडी में लेकर जाने हैं। अगर एक भी टमाटर खराब हो जाता तो मालिक मुझ पर बहुत गुस्सा होता। जीते रहो बेटी, सदा खुश रहो। आपने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत खुशी है बाबा। अच्छा, हम चलते हैं, आप भी आराम से जाना। हाँ, रुको बिटिया, तुम्हारे पास ये थैला है ना? लाओ जरा थैला मुझे दो। सुजाता थैला बूढ़े आदमी को दे देती है। वो बूढ़ा आदमी थैले में टमाटर भरकर सुजाता को दे देता है। बेटी, ये टमाटर तुम्हारे लिए। पर बाबा, आपके टमाटर कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, जितने टमाटर कम होंगे उतने पैसे मैं अपनी कमाई से कम करवा दूंगा। तुमने जो मेरे लिए किया है उसके बदले पिता की तरफ से अपनी बेटी को उपहार में ये टमाटर है। ज्यादा नहीं तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना बेटी। धन्यवाद बाबा। सुजाता टमाटर से भरा थैला लेकर बच्चों के साथ घर आ जाती। अरे सुजाता, इतने सारे टमाटर ये तुम कहाँ से खरीद लाई? सुजाता इससे पहले कुछ बोलती दोनों बच्चों ने ही अपने पिता को सारी बात बता दी। अच्छा, तो ये बात है। चलो अच्छा है, कुछ तो ढंग का काम करके आई, वरना दूसरों की मदद करके खाली हाथ ही लौटती है। सुजाता को पता था उसकी सास ऐसे ही बात करती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। उसी शाम आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है मानो बारिश होने वाली हो। थोड़ा तेल और बेसन रखा है क्या? बारिश का मौसम है। मैं सोच रहा था आज रोटी रहने देते हैं, थोड़े पकौड़े ही बना लो। बेसन तो रखा है, थोड़ा तेल भी है, पर पकौड़े बनाऊं किसके? आलू प्याज तो घर में खत्म हो रहे हैं। या तो रहने ही देते हैं पकौड़े। कोई बात नहीं, जो रखा है वही बना ले। मोहन ने बहुत दिल से पकौड़े बोले थे। सुजाता सोचने लगी कि आखिर वो पकौड़े किसके बनाए। तभी उसकी नजर टमाटर से भरे थैले पर जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सुजाता थैले में से कुछ टमाटर निकालती है, उन्हें गोल गोल काटकर मसालेदार बेसन के घोल में लपेटकर गरम गरम टमाटर के पकौड़े बनाने लगती है। सुजाता, तुम तो कह रही थी आलू प्याज खत्म हो गए हैं, फिर ये पकौड़े? ये टमाटर के पकौड़े हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। अरे, टमाटर के पकौड़े? अरे वाह, ये तो तुमने कमाल कर दिया। ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। सुजाता उस दिन सबको करारे करारे टमाटर के पकौड़े बनाकर खिलाती है। सबको टमाटर के पकौड़े बहुत बढ़िया लगते हैं। रात को सोते सोते सुजाता के दिमाग में कुछ चल रहा था। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो मोहन से बोली, सुनो, कल रात मेरे दिमाग में एक बात आई थी। हमारे गांव में सब जो भी पकौड़े बनाते हैं वो आलू प्याज मिर्ची या फिर पनीर के होते हैं, पर टमाटर के पकौड़े कोई भी नहीं बनाता। तुम भी सुबह खेत पर चले जाते हो, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं या फिर खेलते हैं,
माँ जी भी मंदिर चली जाती हैं या फिर अपने काम करती हैं और मैं भी घर के काम करने के बाद खाली रहती हूँ। अगर तुम मुझे हामी भरो तो क्यों ना मैं शाम के समय टमाटर के पकौड़े का ठेला लगा लूं। इससे तुम्हें मदद मिलेगी और घर में पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सुजाता, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ अच्छा ही करोगी। सुजाता की सास का मुंह बन जाता है, पर उसका पति उसका साथ देता है और अपनी मेहनत और मोहन के सपोर्ट से वो गांव में टमाटर के पकौड़ों का ठेला लगाने लगती है। शुरू में गांव में सबने बहुत बातें बनाई, पर जब टमाटर के पकौड़े खाकर देखे तो सबकी बोलती बंद हो गई। सुजाता टमाटर के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। ये बात सभी गांव वाले जानते थे। धीरे धीरे सुजाता के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। सुजाता के पास आज जो भी था वो सब उसके अच्छे कर्मों का फल था जो उसे ईश्वर से प्राप्त हुआ था। रजनी का पति राजेश एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। घर में उनके अलावा उसकी सास और छोटी ननद थे। रजनी, मेरा रोटी का डिब्बा दे दो, मुझे आज फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है। आज मालिक ने बड़ी नई मशीनें मंगवाई है तो सबको जल्दी आने के लिए कहा है। राजेश बेटा, सुमन के लिए पंडित जी एक रिश्ता बता गए थे। मैं सोच रही हूँ बात कर लेते हैं। ठीक है माँ, इस सोमवार मेरी छुट्टी है, लड़के वालों को घर बुला लेंगे। क्यों रजनी, तुम बताओ। हाँ ठीक रहेगा, मैं घर पर ही कुछ अच्छा खाने का बना लूंगी। ये बढ़िया बात है। अच्छा मैं चलता हूँ। राजेश और रजनी दोनों में आपसी समझ बहुत थी। इसी कारण वो दोनों अपने परिवार को भले ही कम रुपयों में पर अच्छे से चला रहे थे। सुमन को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। उन्हें सुमन पसंद आ जाती है और 6 महीने बाद की तारीख सुमन की शादी की पक्की हो जाती है। रजनी, सुमन की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने पड़ेंगे। हमारे पास 6 महीने का समय है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मेरी शादी की सोने की चेन और चूड़ियां मैं सुमन को दे दूंगी। जेवर का काम हो जाएगा। बाकी तो अभी समय है, हम शादी के लिए जोड़ लेंगे। सुमन, तेरी रजनी भाभी सचमुच कितनी अच्छी है। हाँ माँ, मैं भी यही देख रही हूँ। वो हम सब के बारे में कितना सोचती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फैक्ट्री में मशीन पर कपड़ा काटते हुए राजेश का हाथ में आ जाता है। राजेश बुरी तरह जख्मी हो जाता है। देखो रजनी, मैंने राजेश के हाथ के लिए अपनी तरफ से जो भी पैसे देने थे वो दे दिए हैं। बाकी इसका इलाज तुम खुद करवाओ। गलती ये मजदूर खुद करते हैं और भरना हम मालिकों को पड़ता है। पर मालिक, डॉक्टर अभी 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अरे कितना दूं? 1 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए। अब मेरे बस की बात नहीं है, अपने आप करो जैसे मर्जी। फैक्ट्री का मालिक बहुत ही बेईमान निकला। उसने सारी गलती राजेश पर डाल दी। रजनी के पास अपने जेवर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पाई राजेश के इलाज में लगा दी। 1 महीने बाद राजेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वो घर आया, पर अभी भी राजेश का हाथ ठीक नहीं था और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था, इसलिए पैसों की परेशानी शुरू हो गई। उधर सुमन की शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। सब कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन की शादी को 4 महीने बाकी रह गए हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, जब तक मैं इस घर में हूँ इस घर पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं काम करूंगी माँ जी। पर रजनी, तुम क्या काम करोगी? कोई ना कोई काम मैं ढूंढ लूंगी। कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं। रजनी रोजाना ही काम की तलाश में घर से निकलती थी। एक दिन चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने एक टमाटर सूप की दुकान देखी। रजनी ने वहाँ से पानी पिया। कुछ देर वो टमाटर सूप बनाने वाले को सूप बनाते हुए देखती रही। दुकानदार गर्म गर्म टमाटर सूप कटोरे में डालता, उसमें ब्रेड के टुकड़े डालता और क्रीम मिलाकर ग्राहकों को बेच रहा था। रजनी को ये काम बहुत ही आसान लगा। ग्राहकों की भीड़ भी सूप की दुकान पर लगी हुई थी। अगर मैं भी टमाटर सूप का ठेला अपने मोहल्ले के पास लगा लूं तो ये सूप बनाना तो बहुत ही आसान है। राजेश अभी कुछ समय और काम पर नहीं जा पाएंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा। आगे सुमन की शादी भी करनी है। सब बातें सोचती हुई रजनी घर आती है और राजेश से इस बारे में बात करती है। राजेश मान जाता है। रजनी के पास उसका मंगलसूत्र रखा था। पहले तो उसे देखकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो मजबूर थी। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक सुनार को अपना मंगलसूत्र बेचकर 5000 रुपए ले आती है। उन रुपयों से रजनी सूप बनाने के सारे बर्तन और सब्जियां खरीद लेती है। राजेश एक व्यक्ति को जानता था जो ठेले किराए पर देता था। अब रजनी को बस सूप बनाना शुरू करना था। रजनी सारी तैयारी के साथ भगवान को याद करके अपना टमाटर सूप का ठेला मोहल्ले में लगा लेती है। धीरे धीरे ग्राहक रजनी के ठेले पर टमाटर सूप पीने आने लगे। शुरू में उसकी कमाई थोड़ी होती थी, पर जैसे जैसे रजनी ने टमाटर सूप और स्वादिष्ट बनाना शुरू किया तो ग्राहक बढ़ने लगे। रजनी बहू, अगले महीने सुमन की शादी है। मैं सोच रही थी कि कुछ खरीदारी शुरू कर देते। माँ जी, आप चिंता मत करो। मैंने 5 लाख रुपए की एक कमेटी डाल दी थी। इस महीने मैं वो कमेटी उठा लूंगी। फिर हम आराम से सुमन के लिए जेवर और कपड़े खरीद सकते हैं। बाकी रोजाना की कमाई से भी कुछ न कुछ बचत हो ही जाएगी। रजनी,
तुम जैसी बहू पाकर हम सचमुच बहुत धन्य हो गए। तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि टमाटर सूप का काम शुरू किया। माँ जी, ये तो आपका और भगवान का आशीर्वाद है जो मेरा काम इतना चल पड़ा। अब आप चिंता मत करो, हम बहुत धूमधाम से सुमन की शादी करेंगे। रजनी ने टमाटर सूप घरों में ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रजनी की मेहनत से उसका टमाटर सूप का ठेला चल पड़ा। राजेश की तबीयत में सुधार था, वो भी रजनी की मदद करता था और फिर दोनों ने मिलकर अपना सूप का काम और बढ़ा लिया और पैसे जोड़कर सुमन की शादी भी धूमधाम से कर दी। बारिश में गरीब माँ बेटी के चाय परांठे। हे भगवान। अरे बाबा, क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और बाबा, आपके पाँव से ये खून कैसे निकल रहा है? बैठिए। सुमेधा ने अपने बाप को चारपाई पर बैठा दिया और वो ठंडे पानी से उसका घाव साफ करने लगी। बाबा, आपको ये इतनी ज्यादा चोट कैसी लग गई? कितना खून बह रहा है? सुमेधा, ये ले अपने बाबा को ये दुपट्टे से पट्टी बांध दे, खून रुक जाएगा। अजी, कैसे इतनी गहरी चोट मार ली? बस अब क्या ही बताऊं सविता, हम गरीबों को तो हर कोई कचरा ही समझता है। मैं अपनी जामुन लेकर जा रहा था कि तभी एक ऑटो वाला आया। ट्रैफिक काफी ज्यादा था, ऐसे में उसने बिना हॉर्न बजाए ही अपना ऑटो मेरी तरफ को बढ़ा दिया। कितनी बारिश हो रही है, ऐसे में मेरी कमजोर आंखें उसे देख नहीं पाई और जब तक मुझे उसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई। वो कमबख्त मेरे पाँव में चोट मारता हुआ चला गया। अगर मेरी जगह ही कोई रईस होता ना तो ऑटो से निकलकर माफी मांगता, लेकिन हम गरीब है ना, तो उस आदमी ने मुझे पलट कर भी नहीं देखा। कौन था वो? एक बार मुझे मिल जाए। अजी, आप मेरी बात को मान लीजिए, आपकी आंखें बनना मांग रही हैं, इन्हें बनवा लीजिए। आप ही हमारा सहारा हैं। आज आपके पाँव में चोट आई है, कल को इन आंखों में कमी की वजह से कुछ और भी हो सकता है। बात को समझिए। सविता, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन मुझे भी तो पता है कि मैं कब क्या कर सकता हूँ। अरे 2-4 किलो जामुन रोज की लेकर मैं बेचने निकलता हूँ, जिसमें से भी पाव भर बचकर ही आ जाती है। बिटिया की शादी सिर पर है, ऐसे में मैं अपने ऊपर पैसे लगाने की सोच भी कैसे सकता हूँ। किशोर की बात सुनकर सविता चुप हो गई। किशोर एक गरीब आदमी था जो अपनी पत्नी सविता और बेटी सुमिधा के साथ रहता था। उसका रोजगार का साधन बस रेड़ी पर जगह जगह जाकर जामुन बेचना था। उसी के सहारे उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। लेकिन अब किशोर की चोट लग गई थी। सभी घर में परेशान थे। उनके घर में बस किशोर ही कमाने वाला था, जो कि अब बिस्तर पर आ चुका था। बरसातों का मौसम था और ऐसे में सविता के घर का 2-4 दिनों का तो खर्च चल गया। लेकिन अब किशोर के काम न करने की वजह से सविता के घर में दंगे शुरू हो गई। अजी, राशन खत्म होने को है और हाथ में 1 भी रुपया नहीं है। शादी की बची हुई सोने की अंगूठी मेरे पास है। सोचा था सुमिधा को उसकी शादी में दे दूंगी, लेकिन अब सोच रही हूँ उसी को बेचकर राशन भर लूं। नहीं सविता, बस यही गलती मत करना। अगर वो तुमने सुमिधा के लिए रखी हुई है तो उसे रखा ही रहने दो। ऐसे सोने की चीज को बेचकर तुम राशन लाओगी जिसको हम कुछ ही दिनों में खा जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो फिर क्या करूं जी? आपके पाँव की चोट तो ठीक होने की बजाय बिगड़ने पर हो रही है। कोई काम नहीं हो पा रहा है, ऐसे में क्या हम भूखे मर जाएं? नहीं माँ, किसने कहा है कि घर में काम करने का अधिकार बस आदमियों को ही होता है? अब जब हालात ऐसे आकर पड़े हैं तो हमें काम करना पड़ेगा। माँ, सही कहा तूने सुमेधा, हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज से ही कोई काम ढूंढूंगी। सविता ने काम करने का मन बना लिया। उसी दिन दोनों माँ बेटी काम की तलाश में निकली कि तभी बारिश होने लगी। अरे नहीं, अब काम ढूंढने निकले तो ये मौसम नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े। हिम्मत रखो माँ, ये छोटी सी बारिश हमें रोक नहीं सकती है। सुमेधा और सविता ने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो काम के लिए भटकती रही। लेकिन बारिश में लगातार भीगते हुए काम की तलाश करना आसान नहीं था। उन्होंने जहाँ जहाँ भी अपनी हाजिरी लगाई, कहीं से भी बात नहीं बनी। अंत में सविता को ही एक आइडिया आया। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ काम ढूंढना भी इतना मुश्किल है। हम गरीबों को कचरे का ढेर ही समझा जाता है। बाबा ठीक कह रहे थे। किसने कहा कि हम काम किसी और के लिए ही कर सकते हैं? मतलब सुमेधा, जो मौसम हमारी कमजोरी बन रहा है, हमें इसे ही अपनी ताकत बनाना है। तो जानती है, ये बरसातें हम गरीबों पर जितना कहर होती है ना, अमीरों के लिए ये ऐसे ही तोहफे की तरह है। लोग बरसातों का चाय और पकौड़े वगैरह के साथ मजा उठाते हैं और इस मौसम में ही तो इन चीजों की बिक्री होती है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं एक चाय का स्टॉल लगाना शुरू कर दूं। सही कहा माँ, ये अच्छा रहेगा, लेकिन हमारे पास स्टॉल लगाने का तो सामान ही नहीं है। उसकी चिंता तू मत कर। सविता को अब रास्ता दिख चुका था। दोनों माँ बेटी अब घर आ गईं। उन्होंने घर आकर देखा तो उनके घर में भी बारिश का पानी भरा हुआ था। दोनों माँ बेटी ने उस पानी को निकाला और फिर सविता अपनी इकलौती सोने की अंगूठी को बेचने चली गई।
उससे मिले हुए पैसों से उसने चाय का स्टॉल का लगाने के लिए जरूरी सामान जुटाया और फिर अगले दिन। देख सुमिता, मुझे तो लगता है कि यहाँ चाय बेचना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है, हजारों मजदूर यहाँ काम करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी बिक्री अच्छी हो जाए। सही कहा माँ। चलो माँ, अब जल्दी से तुम्हारा स्टॉल सेट करवा देती हूँ, उसके बाद में बाबा के पास चली जाऊंगी। ठीक है। सुमिधा और सविता ने अपना चाय का स्टॉल सड़क किनारे लगा लिया और फिर सुमिधा अपने घर चली गई। सविता वहीं बैठकर ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बिल्डिंग के 2 मजदूर वहाँ आए। अरे वाह, ये चाय का स्टॉल आपने कब लगाया? बस अभी कुछ देर पहले ही लगाया था। बहन जी, जरा 2 कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दो। आप चाय के साथ कुछ और भी बेचती हो क्या? नहीं, मेरा अभी तो बस छोटा सा ये चाय का ही काम है, मैं अभी चाय देती हूँ। सविता ने दोनों मजदूरों को चाय दी। चाय पीने के बाद वो जाने लगे कि तभी उनमें से एक बोला, बहन जी, आप चाय के साथ ना कुछ नमकीन भी बेचो, यहाँ ऐसी कोई रेडी नहीं लगती। आपका काम बहुत चलेगा और हमारा भी भला हो जाएगा। हाँ, सविता के मन में कुछ नमकीन बेचने का ख्याल नहीं था, इसलिए उसने उनकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसे ही सविता के पास 10-10 रुपए की चाय पीने काफी लोग आए। अभी दोपहर ही हुई थी कि तभी बहुत काली घटा भी आसमान में घिर गई। अरे नहीं, लगता है बारिश होगी, जल्दी से अपना सामान ढक लेती हूँ। सविता ने अपनी पूरी रेडी को एक पन्नी से ढक दिया। उसका सामान तो सुरक्षित हो गया था, लेकिन वो ऐसे ही खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से सड़क पर पानी भरने लगा और सविता की रेडी भी उस पानी की वजह से सरकने लगी। अरे नहीं, ये रेडी तो बार बार बह रही है, मेरा सामान। एक तरफ सविता बारिश से जूझ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुमिता की भी घर में से पानी निकालते हुए और टपके पर बर्तन लगाते हुए हालत खराब हो चुकी थी। थक गई। हे भगवान, पता नहीं माँ वहाँ सब कुछ कैसे संभाल रही होगी। खूब जमकर सावन बरसा। ऐसे में जिनकी पकौड़ा वगैरह की दुकान थी, उनकी कमाई अच्छे से हुई। सविता भी ग्राहकों की राह तक रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। शाम को बारिश रुकी, जिसके बाद सविता के ठेले पर लोग आए और रात को वो घर आ गई। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोजाना बारिश होती थी, लेकिन सविता इस सब से जूझते हुए अपना काम जारी रखे हुए थी। और ऐसे में ही एक दिन, माँ ये लो, मैंने पराठे बनाए हैं, खा लेना। पराठे? लेकिन अब यही पूछती ना कि घर में तो कोई सब्जी नहीं थी, तो ये कैसे? माँ, ये मैंने कल की बची हुई सब्जी से बनाए हैं। सुमिता ऐसे बोलकर वहीं अपनी माँ के पास बैठ गई। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया, जिसने सविता के हाथों में पराठे देख लिए और उसे गलतफहमी हो गई। अरे बहन जी, जरा एक चाय और लगाओ और 2 पराठे दो। पराठे? अच्छा ठीक है, देती हूँ। सविता निहायत ही सीधी थी। उसने बिना कुछ कहे अपने पराठे उस आदमी को खिला दिए। खाने के बाद वो बोला, हाँ तो कितना हुआ? 10 रुपए। बस 10 रुपए? हाँ, वो जो पराठे आपने खाए हैं वो हम बेचते नहीं हैं, वो तो मेरी बेटी लेकर आई थी। लेकिन कोई नहीं, आप बस मुझे चाय के 10 रुपए दे दीजिए। अच्छा, और मुझे लगा कि आप पराठे और चाय दोनों बेचते हैं। ये लीजिए पैसे। कहना पड़ेगा भाई, पराठे बहुत स्वादिष्ट थे। ऐसे बोलकर उस आदमी ने सविता को 60 रुपए दिए। साहब ये तो। बहन जी, ये 10 रुपए आपकी चाय के और 50 रुपए आप पराठों के भी रख ही लो। अच्छा, चलता हूँ। सविता के हाथ में एकदम एक ही ग्राहक से 60 रुपए आए। अब सविता को इससे आइडिया भी आया था। सुमिता, तूने देखा, सिर्फ 2 पराठों के 50 रुपए। हम चाहे तो पराठे भी बेच सकते हैं। सही कहा माँ, ये हमारे पहले दिमाग में क्यों नहीं आया? इस तरह हमारी कमाई अच्छी होगी और हम बाबा का भी इलाज करवा पाएंगे। दोनों माँ बेटी ने बस इसी दिन से पराठे भी बनाना बेचना शुरू कर दिया। अगले ही दिन सुमिधा ने आलू के पराठे बनाए, जिन्हें दोनों माँ बेटी बेचने को आ गयी। सविता से लोग नमकीन चीज बेचने को बोलते थे। ऐसे में पास के ही मजदूरों को, आने जाने वाले लोगों को अब बहुत सुविधा हो गई। वो सविता से ही पराठे और चाय खरीदते और अपना पेट भरते थे। इससे अब सविता की भी कमाई अच्छी होने लगी थी। उसने अपने पति का भी इलाज शुरू करवा दिया था और अब दोनों माँ बेटी ने अपने ही दम पर अपने हालातों को बदल डाला था।